बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम to all. I hope you all are fine and safe by the grace of Almighty Allah. Students, it's time of your chemistry class, so be attentive bete. In previous lecture we have completed 4 types of chemical bond, that were ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond and metallic bond. Now we are going to start our next topic, that is intermolecular forces. First of all, understand the term and what is the meaning of the term intermolecular forces. हाँ जी, अब ये जो वर्ड इंटरमोलिकुलर है, बट द मीनिंग ऑफ दिस इज़, क्या है जी अब इसका मीनिंग? इंटर मीन्स इन बिटवीन, दो चीज़ों के दरमियान में, ठीक है। इंटर कहते हैं जी दो चीज़ों के दरमियान में, इन बिटवीन। अब वो दो चीज़ें कौन सी हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। इंटरमोलिक्यूलर मीन्स दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर क्या है जी? मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। क्या मॉलिक्यूल्स के दरमियान है? फोर्सेस, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। अब वो क्यों होती हैं, क्या पर्पज़ है उनका, मॉलिक्यूलर फोर्सेस का? उन फोर्सेस का मॉलिक्यूल्स के दरमियान आने का पर्पज़ क्या है? द पर्पज़ इज़ बेटे कि वो उन मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड करके रखती हैं, कंबाइन रखती हैं, जोड़े रखती हैं आपस में, ठीक है। टाइटली हेल्ड रखती हैं। वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं, वीक भी हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स आ जाते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। So बेटे as discussed earlier, the forces that holds atom in a compound are called chemical bonds. हमने वो chemical bond देख लिए 4 तरह के, जो कि मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन रखते हैं। उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो आगे फर्दर 4 टाइप्स की हैं। ओवरऑल उनको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, और केमिकल बॉन्ड आगे जो है वो फर्दर 4 टाइप्स की हैं। But in addition to these strong forces, relatively weak forces are also present. मैंने बताया कि strong forces हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, we have already discussed, but we have weak forces as well. और वो weak forces कौन सी हैं? वो weak forces हैं आपके पास डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, एज वेल एज यू हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये 2 डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, जो कि वीक हैं। स्ट्रॉन्ग वाली 4 हैं बेटे, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड वी हैव 2 वीक फोर्सेस एज वेल. Number 1 is dipole forces and the number 2 is hydrogen bonding, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, वो 4 टाइप के हैं। ओके जी बेटा, वो जो वीक फोर्सेस हैं उन वीक फोर्सेस को हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। द बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एज shown in the figure. You can see the example, that is hydrogen chloric acid, hydrochloric acid. Hydrogen chloride is also known as it's also known as hydrogen chloride, that is hydrochloric acid. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखें तो HCl आपके सामने है। HCl को अगर हम देखें तो इनके दरमियान आपको डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये वीक फोर्सेस हैं, और जो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बना है ये आपके पास किस नेचर का है? ये कोवलेंट नेचर का है, ये आयनिक नेचर का है, ये तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो जो बीच में डॉटेड लाइंस हैं उनकी बात हो रही है, जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ठीक है। अब इनको जो है वो तोड़ने के लिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर उनको ब्रेक करना पड़ जाए, मीन्स अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ है, और सेंटर में जो डॉटेड लाइंस मौजूद हैं, अगर मुझे उनको सेपरेट भी करना पड़ जाए तो मैं सेपरेट करने के लिए क्या करूँगी? ऑब्वियसली मुझे जो है वो कुछ हीट चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए, तो मैं एनर्जी दूँगी। अभी जो डॉटेड लाइंस हैं, मैं बात क्या कर रही हूँ? मैं बात ये कर रही हूँ इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान ये जो डॉटेड लाइंस हैं, अगर मुझे इसको ब्रेक करना पड़े और ब्रेक करके मुझे इन दोनों इसको और इसको जो है सेपरेट करना पड़े, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो दैट इज़ 17 किलोजोल एनर्जी है वो रिक्वायर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए। सो 1 मोल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू अ गैस में कन्वर्ट करने के लिए, whereas about 430 kilojoule energy is used या is required to break the chemical bond. अगर मुझे
इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ जाए, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन को मुझे सेपरेट करना पड़ जाए, ये बन जाए हाइड्रोजन सेपरेट और क्लोरीन सेपरेट, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो 430 किलो जूल एनर्जी है। यानी बात क्या हो रही है, बात दोबारा समझें। एक ये चीज़ है, फिर ये डॉटेड लाइन, फिर ये एच और Cl, इसको चले मैं इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ। अगर तो मुझे ये वाले बॉन्ड को इस वाले बॉन्ड को तोड़ना पड़े तो 430 किलो जूल एनर्जी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये आपस में बहुत स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, ये वाली वीक फोर्सेस हैं। अगर इनको तोड़ना पड़ जाए मुझे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जस्ट जो है वो 17 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिक्वायर है। ठीक है, सो ये हमने देखा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि डिफाइन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विद एग्जांपल, तो आपको ये पता होना चाहिए। लॉन्ग के लिए भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड आल्सो एक्सप्लेन डायपोल फोर्सेस, या डिफाइन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड आल्सो एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, या आपसे ये भी किया जा सकता है क्वेश्चन के ड्रॉ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल, एंड आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डायपोल इंटरेक्शन। ऑल मॉलिक्यूलर फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इनको हम वंडरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती हैं। अब द रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ दीज ऑपोजिट चार्जेस विच में बी टेम्परेरी और परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है, बट द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मेक वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव। हाँ जी, अब क्या है, जब अनइक्वल शेयरिंग होती है, इक्वली शेयरिंग नहीं होती, यानी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, दूसरी की कम है, तो उसकी तरफ तो अट्रैक्शन कम होगी ना। अब मैं हूँ, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो मैं किसी चीज़ को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लूँगी। दूसरा पर्सन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो चीज़ को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, ठीक है। सो दिस ये यहाँ पर जो है बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ठीक है, कि जो अब अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा नहीं खींच पाता। फिर इन रिजल्ट उनके दरमियान जो है वो चार्जेस जो है आ जाते हैं, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। उन चार्जेस के आने की वजह से आप देख लें आपके दरमियान जो है वही आ जाता है, आपको शो हो जाता है ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये पार्शियल नेगेटिव है। फिर क्या होता है, जो बॉन्ड होगा उसका झुकाव क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन की तरफ जो है वो कम होगा, और इसके दरमियान जो फोर्सेज आ जाती हैं, ये वाली डॉटेड लाइन फोर्सेज, उनको जो हम डायपोल फोर्सेज कहते हैं। व्हेन पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट एट डिफरेंट पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल दैट जस्ट मॉलिक्यूल विल अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे, वो अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से क्या हो जाता है, उनके दरमियान अपोजिटली चार्जेस एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन आना शुरू हो जाती है, और अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान ये वाला बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। ये एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है, और फिर दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है, और फिर इनको जो है वो हम क्या डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये आपके पास जो है वो डायपोल फोर्सेज आ जाती हैं। सेम केसेज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, जो कि जो है वो परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये मोस्टली जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है। दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसिडर्ड यूनिक, इनको हम यूनिक डायपोल जो है अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। दिस फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स दैट हैव अ हाइड्रोजन, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन की ज़्यादा, हाइड्रोजन की कम है, इस तरह से झुकाव भी जो है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होगा। सेकंड क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है जब दो एक मॉलिक्यूल पानी का यहाँ पड़ा हो, दूसरा यहाँ पड़ा हो, तीसरा यहाँ पड़ा हुआ है, तो जैसे ही जो है वो यहाँ पे ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता है पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है। इसका जो नेगेटिव होगा वो जैसे इसके पॉजिटिव को देखेगा, इसके पॉजिटिव को इसका नेगेटिव जैसे ही देखेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। फिर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को देखेगा तो इसके दरमियान अट्रैक्शन हो जाएगी, अट्रैक्शन होती रहती है, इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है, और उस बॉन्ड को ये जो ब्लू डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, और इस बॉन्ड को जो है वो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है, और आपको पता है वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द कोवलेंट बॉन्ड इज, ये वाली लाइन ज़रा देखें, ये वाली, the covalent bond between hydrogen atom and other atoms become polar enough to create a partial positive charge और partial negative charge create हो जाता है उनके दरमियान। और फिर क्या हो जाता है, आपको पता है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, और आपको पता है हमेशा ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जब जैसे एक दूसरे को अट्रैक्शन करना शुरू करेंगे तो उनके दरमियान जो है बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाएगी, और वो बॉन्डिंग क्या होगी, वो
हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, आपके सामने बनी हुई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट नहीं करती। सो इसके बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड जो है वो भी उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल वाटर का अगर हम देखें वो बॉइलिंग पॉइंट 100 है, बट अल्कोहल का जो है वो 78 डिग्री है। क्यों? क्योंकि जो है वो बिकॉज ऑफ मोर एंड स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। आप देखें वाटर आप उसको हीट करते हैं, आप उसको हीट करेंगे तो वो इवेपोरेट होना शुरू होगा। एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, उसका तो आप हल्का सा भी हीट करेंगे, बल्कि आप अल्कोहल जो है वो ली, आपने एक बोतल के अंदर उसका ढक्कन ही खोला तो आप वो फ्यूम्स बन के उड़ना शुरू हो जाएगा, वो वेपर्स बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। लाइक आपके सामने जो है वो आपके बॉडी स्प्रेज होते हैं, आपके परफ्यूम्स होते हैं, वो होते हैं, जैसे उनका ढक्कन खोलें वो फ़ौरन जो है वो उड़ जाते हैं। स्प्लिट होती है, स्पिरिट जिसको कहते हैं स्प्लिट होती है, वो भी फ़ौरन उड़ जाती है। लेकिन क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए उसको ज़्यादा टाइम लगता है इवेपोरेट होने में। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि उसको कम टाइम लगे, उसको वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस वाटर के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, और जो अल्कोहल है उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आइस फ्लोटिंग वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आइस जो है वो, हालांकि हम कहते हैं सॉलिड चीज़ भारी होती है, पानी जम जाता है तो वो सॉलिड ही बन जाता है। हम वैसे नॉर्मली कहते हैं सॉलिड चीज़ भारी होती है। लकड़ी सॉलिड चीज़ को जो है वो आप पानी के अंदर फेंके तो वो क्या होती है, पानी के अंदर नीचे चले जाती है, वो तैरती थोड़ी, फ्लोट थोड़ी करती है। लेकिन आइस के केस में क्या है, आइस जो है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है। वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन आपके पास आता है। सो इट्स आंसर इज कि जो जैसे ही बेटा आइस, जैसे ही आप पानी को फ्रीज के अंदर रखते हैं और वो जमना शुरू हो जाता है तो उसके पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं। जब एक दूसरे के करीब करीब आते हैं ना तो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस रह जाती हैं, खाली जगह रह जाती हैं। उन खाली जगहों की वजह से क्या होता है, पानी का वॉल्यूम, बर्फ़ का वॉल्यूम जो है वो पानी के वॉल्यूम से कम हो जाता है, और यानी बर्फ़ की आइस की डेंसिटी जो है वो पानी से कम हो जाती है न। जब आइस लेस डेंस होगी तो वो ऑटोमेटिकली वाटर की सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देगी। सो द इम्पॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द डेंसिटी ऑफ द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ लेस दैन दैट ऑफ द लिक्विड वाटर। नहीं, मैंने आपको बता दिया कि डेंसिटी जो है वो सॉलिड यानी आइस की कम हो जाती है क्योंकि उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं। बट जो आपके पास है लिक्विड वाटर, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए जो है वो पानी नीचे और बर्फ़ ऊपर आ जाती है। ये प्रोसेस क्या होता है, उसने आगे लिखा हुआ है कि द मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म दैट गिव्स देम ओपन स्ट्रक्चर। फिर उनके दरमियान ओपन स्ट्रक्चर मीन खाली जगह रह जाती है, एम्प्टी स्पेसेस, और फिर द प्रोसेस एक्सपेंड द मॉलिक्यूल दैट रिजल्ट इन द आइस बीइंग लेस डेंस एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है बेटे, आज हमने देखा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमने पहले भी जो है वो केमिकल बॉन्ड पढ़ा था जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, 4 तरह के पढ़े थे। फिर आज हमने जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखा है, उसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल देखी है। फिर हमने देखा है 2 तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास हैं, डायपोल फोर्सेस हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हमने देखा है डायपोल फोर्सेस किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से जो है वो डायपोल फोर्सेस जो है वो नॉन पोलर में भी पाई जाती है, पोलर में भी पाई जाती है, मोस्टली नॉन पोलर के अंदर। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो पाई ही पोलर कंपाउंड्स के अंदर जो है वो जाती है, और इसकी हमने एग्जांपल्स देख ली हैं। लास्ट में हमने देखा है कि किस तरह से जो आइस है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ऑल्सो बेटा इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। यू हैव टू लर्न इट वेरी कीनली. Okay my dear students, Allah Hafiz. I hope you understand it well. Stay blessed, stay home.